Good morning everyone. Welcome once again in our channel. Students, after completing chapter number 2 polynomials, we are now going to study chapter number 3rd of class 10th pair of linear equation in two variable. बच्चों, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर इक्वेशन का मतलब है अ इक्वेशन हैविंग डिग्री 1. डिग्री हमने पॉलिनोमियल में भी सीखी है. डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो बच्चों हमारे को इस चैप्टर में जो वेरिएबल की पावर मिलेगी वो कैसे मिलेगी? हाईएस्ट पावर 1 मिलेगी. एंड टू वेरिएबल्स. तो बच्चों हमारे इस चैप्टर में जो वेरिएबल्स यूज होंगे वो टू होंगे, लाइक एक्स एंड वाई, एस एंड यू एंड वी. टू वेरिएबल्स हमारे को यूज होंगे. और चैप्टर में जो इक्वेशंस मिलेंगी वो भी कितनी होंगी? टू. इसलिए इसको चैप्टर को बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. देखिए बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है. आप क्लास 8 में भी सीख के आए हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. देन क्लास 9th में आपने सीखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और अब क्लास 10th में उसका फर्दर एक्सटेंशन सीख रहे हैं आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एक बार जो आपने सीखा है अब तक उसको स्टडी करते हैं. देखिए क्लास 9th में आपने सीखा था, क्लास 8th में आपने सीखा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5. देन क्लास 9th में आपने कुछ इस तरीके की इक्वेशन पढ़ी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. एंड नाउ in class 10 we will read the equation in the form अब हम क्लास 10th में ये सीखेंगे. देखिए बच्चों, इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं. 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5. तो अगर आप बच्चों यहां से सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते थे तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखते थे, x इज इक्वल्स टू 3. देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में वेरिएबल यूज हो रहा है x और x की पावर है 1. इसलिए इस इक्वेशन को बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहाँ पे अननोन है x, तो बच्चों 1 आपको अननोन था, इसलिए आपको 1 इक्वेशन ही इनफ थी इसको सॉल्व करने के लिए. तो आप इस चीज को समझना बच्चों बहुत आराम से. 1 अननोन था हमारे पास, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 1 वेरिएबल था, तो 1 इक्वेशन इसके लिए इनफ थी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए. इसको देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. यहां पे x की पावर 1, y की पावर भी 1. तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन है बट इन टू वेरिएबल x एंड y. तो यहां पे कितने 2 अननोन्स हैं. तो बच्चों ये आप इसको सॉल्व करना होता था तो आप पर्टिकुलर x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते थे. तो आप क्या लिखते थे यहां? याद करिए, आप इसको लिखते आए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. जैसे आपने x 1 पुट करा तो y की वैल्यू हमें मिलती थी 9. x 3 पुट करा तो y मिलता था 7. x 8 पुट करा तो y मिलता था 2. तो क्या बच्चों हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल पा रही थी क्या? नहीं, हमारे को एक सिंगल x और y की वैल्यू नहीं मिल पाई थी. अब क्लास 10th में देखिए हमारे को एक सिंगल क्वेश्चन में बच्चों 2 इक्वेशंस गिवन होंगी और हम इसको सॉल्व करेंगे. यहां पे 2 अननोन्स हैं, x एंड y. तो 2 इक्वेशन है हमारे पास. तो बच्चों ये इनफ है हमारे लिए इनको यहां से x और y की वैल्यू निकालने के लिए. तो हमें यहाँ पे x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड होगी. तो ये था हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो अभी तक हम इस चैप्टर में आगे तक सीखेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ये आपने 8th में सीखा है, ऐसा आपने 9th में सीखा, और ये जब 2 इक्वेशन गिवन होंगी वो हम पढ़ेंगे क्लास 10th में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 10th का चैप्टर. तो हमारा चैप्टर में जो फर्स्ट पॉइंट हमें सीखना है वो सीखना है जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब यहां से आगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स। तो अगर टू वेरिएबल्स हैं तो हमारी क्या जनरल फॉर्म बनती है बच्चों? देखिए, यहां से बनेगी बच्चों हमारे पास फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a and b इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? देखिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने लिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हियर x and y आर वेरिएबल्स and a, b, c are constant having value as real number। तो बच्चों रियल नंबर्स हैं a और b, a, b और c। तो a को हम क्या बोल सकते हैं? a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसे ही b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों ये है a, b और c। क्लियर? तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 को बोला जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें जैसे इस चैप्टर में टू इक्वेशंस मिलेगी एक ही क्वेश्चन में, तो देखिए अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। देखिए हमारे को इस चैप्टर में कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी। जैसे यहाँ a था, फर्स्ट इक्वेशन में हमने यूज करा a1 b1 c1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगी कुछ इस फॉर्म में। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्लास 8 में जो इक्वेशन सीखी थी वन वेरिएबल में, उसके वन सॉल्यूशन प्रेजेंट होते थे। क्लास 9th में आपने सीखा था तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे। ऐसे ही अब हम सीखते हैं बच्चों इसके कितने सॉल्यूशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की जा रही है अभी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। देखिए कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों। ये जो आपको गिवन है दोनों इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो बच्चों ये हमारे सामने एक लीनियर लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी। तो वन लाइन इससे बनेगी, अनदर लाइन इससे बनेगी। और आप जानते हैं टू लाइंस कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। देखिए ग्राफ पे टू लाइंस की क्या क्या पोजीशन पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए हो सकता है जो टू लाइंस आपकी ग्राफ पे बने वो या इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, पॉसिबल है बच्चों, दोनों लाइन आपस में कट करती हुई हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सकती हैं। जैसे आपने फर्स्ट लाइन बनाई ए बी ग्राफ पे और सेकेंड लाइन बनी सी। तो ये जो लाइन है बच्चों आपस में कट कर सकती हैं, ऐसी लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। केस सेकेंड बच्चों, जैसे ये टू लाइंस थी, क्या टू लाइंस पैरेलल बन सकती हैं क्या? तो टू लाइंस की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ऐसी फॉर्म में भी हो सकती है। फर्स्ट लाइन ए बी, अनदर लाइन सी डी। तो ऐसी लाइंस को क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइंस। फर्स्ट केस इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड केस पैरेलल लाइन। अच्छा, क्या इसके अलावा बच्चों थर्ड केस में हमारे पास ये टू लाइंस कुछ इस तरीके से भी बन सकती हैं। फर्स्ट लाइन ए बी और इसी ए बी के ऊपर एक अनदर लाइन है सी डी जो जस्ट इसको ओवरलैप कर रही है। तो बच्चों सी डी लाइन जो है इसके बिल्कुल ऊपर है, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है को इंसिडेंट लाइन्स। तो ये लाइन है हमारे पास को इंसिडेंट लाइन्स। तो कुछ इस तरीके से ये टू लाइंस की पोजीशंस पॉसिबल हो सकती है। कैसे कैसे बन सकती है टू लाइंस? फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सकती हैं, सेकेंड पैरेलल लाइन बन सकती हैं टू, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए बच्चों इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम कि कितने सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कितनी जगह कट करती हैं? ओनली वन पोजीशन पे कट करती है। तो बच्चों जितने पोजीशन पे ये कट करेगी उतने ही सॉल्यूशन इसके प्रेजेंट
होंगे। जैसे ये कितनी पोजीशन पे कट कर रही है, 1 पोजीशन पे, तो आप इसके लिखेंगे इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन, और 1 को ही बोला जाता है बच्चों यूनिक। तो इसके कितने सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही पैरेलल लाइन आपस में कभी कट करेगी क्या बच्चों, इनको फर्दर एक्सटेंशन करने पर कभी भी कट नहीं करेंगी, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। तो नो कट नो सॉल्यूशन, तो यहां पे इसके हमें कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसे ही केस थर्ड के लिए बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की। देखिए कितनी जगह पे कट कर रही है, ये मैनी पोजीशंस पे कट हो रही है, तो बच्चों इसका आंसर होगा इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये था बच्चों इनके कितने सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जितने प्लेसेस पे कट होगा उतने ही सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे। इतना क्लियर है बच्चों। थर्ड बात करते हैं बच्चों इनसे रिलेटेड, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंसिस्टेंट का मतलब होता है वो इक्वेशंस जिनको हम सॉल्व करें और हमारा आंसर मिले। तो अगर हमारा आंसर ही नहीं मिलेगा तब हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और आंसर अगर हम अवेल कर पा रहे हैं, आंसर मिल पा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या इसमें हमारे को आंसर मिले, बिल्कुल 1 आंसर मिला, यूनिक सॉल्यूशन मिला, तो इसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके सॉल्यूशन हमें मिले हैं। तो आंसर मिलते ही वो क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। ऐसे ही पैरेलल लाइन में देखिए, क्या इसके कहीं सॉल्यूशन फाइंड हुआ हमारे को, नो, कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं हुआ। तो जब सॉल्यूशन ही फाइंड नहीं हो रहा ऐसे क्वेश्चन का, तो बच्चों इसको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट। एंड लास्ट थर्ड केस में देखिए कितने जगह पे कट था, इनफाइनाइट प्लेसेस पे कट हो रही थी, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। और जब आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, यहां तो इनफाइनाइट मिल रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। तो ये था हमारे बच्चों 3 केसेस। केस फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, केस सेकंड पैरेलल लाइन, केस थर्ड कोइंसिडेंट लाइन। आपको बताइए इंटरसेक्टिंग लाइंस 1 प्लेस पे कट होती है तो 1 सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन कहीं पे भी मीट नहीं करती तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन मल्टीपल प्लेसेस पे टच हो रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट या फिर मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो 2 इक्वेशन हमें गिवन है, वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट किस फॉर्म में होती है। इतना क्लियर है बच्चों। चलिए आगे थोड़ा सा और सीखते हैं इनसे रिलेटेड। बच्चों देखिए बिना ग्राफ पे बनाए, ये तो कब बात करी हमने, जब हम लीनियर इक्वेशंस को किस पे बनाए, ग्राफ पे प्लॉट करें। क्या बच्चों कोई ऐसा तरीका है क्या कि हम बिना ग्राफ पे प्लॉट करें, इक्वेशन देखते ही बता सकें, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इसको बच्चों हम देखते ही बता सकें कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे या फिर इसके कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसा कोई तरीका है कि बिना ग्राफ पे बनाए, ग्राफ पे बिना बनाए आप इसको फाइंड कर सकते हो कि कितने सॉल्यूशन इसके प्रेजेंट होंगे। तो देखिए बिल्कुल सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसके। कैसे प्रेजेंट है देखिए बच्चों, आपने अभी सीखा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां आपने सीखा था जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ लिखा हुआ है 2, तो इसको बोला जाएगा a1। ऐसे ही y के साथ लिखा हुआ उसको बोला जाएगा b1। तो ये हुआ a1, ये हुआ b1। ऐसे ही c1 कितना हुआ, c1 बनाने के लिए बच्चों इस 6 को इधर ट्रांसफर करिए, ये 6 बन जाएगा -6। तो a1 कितना हुआ 2, b1 3, c1 -6। ऐसे ही इसमें भी पहले 12 को इधर ट्रांसफर करिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए बोल रहे हैं, इसलिए a2 4, b2 6 एंड c2 -12। तो इस तरीके से बच्चों हम a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनका कंपैरिजन करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे।
तो इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन लाइंस के लिए कंडीशन है हमारे पास, इसको याद रखना है आपको, A1 upon A2 should not be equals to B1 upon B2. It is the necessary condition for intersecting line. Is it clear? A1 upon A2 should not be equals to B1 upon B2. ऐसी पैरेलल लाइन की कंडीशन है, A1 upon A2 equal B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। अगर तीनों इक्वल हैं तब हम इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर फर्स्ट ही कट गया तो वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड वाला कट रहा है यानी ये हमारे कोई भी काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं है तो नो सॉल्यूशन प्रेजेंट। इज इट क्लियर? तो तीनों कंडीशन थी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो एक बार दोबारा सीखते हैं बच्चों, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 अगर इक्वल है, तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन। अगर फर्स्ट कट गया तो यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड कट गया तो कोई काम का नहीं, इट मींस नो सॉल्यूशन। तो देखिए अब यहां A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4 ये मिलता है 1 अपॉन 2। ऐसे ही 3 अपॉन 6 ये भी कितना मिला 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 निकालते हैं, -6 अपॉन -12 ये कितना आया 1 अपॉन 2। तो A1 अपॉन A2 टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब तीनों इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि तीनों इक्वल की कंडीशन यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।